उन्नयन क्लास बांका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर अर्पणा, आपकी सोशियोलॉजी टीचर। आज हम लोग समाजशास्त्र में संस्कृति के टॉपिक को जानेंगे। न केवल 11th क्लास का ही ये चैप्टर है, बल्कि आप इसे आगे भी ग्रेजुएशन इवन नेट तक आप इसको कवर कर ये टॉपिक कवर करता है और अब वहाँ भी आपको ये कंटेंट बहुत ही मदद करता है। आइए शुरू करते हैं। संस्कृति, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, शाब्दिक अर्थ पे संस्कृति है जो वो संस्कार से निर्मित है, जिसका अर्थ है शुद्धि करना या परिष्कृत करना। समाजशास्त्रीय रूप से यह समझने का अर्थ है कि मनुष्य के जो सीखे हुए व्यवहार होते हैं, जो मनुष्य व्यवहार सीखता है, वही संस्कृति है। प्रत्येक समाज की अपनी अलग अलग संस्कृति होती है। जिस तरह से हमारा समाजीकरण होता है, उसमें संस्कृति की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मनुष्य के व्यवहार में जैविक और जन्मजात पक्ष भी होते हैं। संस्कृति जो है वो मानवीय व्यवहार के दो पक्ष होते हैं, एक सीखा हुआ व्यवहार और एक हमारा मानवीय मूल्य या जैविक मूल्य होता है। जैसे छोटा बच्चा किसी भी संस्कृति में वो जन्म लिया हो, किसी भी समुदाय में अगर उसका जन्म होता है, तो जैसे रोना, हंसना, ये सब एक जैविकीय पक्ष होते हैं। सोचना, यह भी एक, हालांकि संस्कृति से प्रभावित करती है, लेकिन यह भी एक तरह से मानवीय पक्ष होता है। लेकिन जब हम किसी विशेष ढंग से जीवन को जीते हैं, तो वो हमारी संस्कृति डिपेंड करती है और हम अपने पूर्वजों द्वारा हस्तांतरित किए गए गुणों को ही सीखते हैं और वही संस्कृति होती है। जो सोचा हुआ पहलू होता है, जो मानव की जो सोचने की क्षमता होती है या जो जैविक रूप से हम कार्य करते हैं, उसे हम संस्कृति के अंतर्गत नहीं रखते हैं। संस्कृति मुख्यतः संस्कृति शब्द जो है संस्कृत के क्रिया धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है करना। ठीक है। अगर हम इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में संस्कृति जो है वो इंग्लिश शब्द में रोमन लेटर जो है वो कल्ट से बना हुआ है। इसका मतलब होता है विकसित करना, डेवलप करना। तो ओवरऑल हम लोग देखते हैं कि संस्कृति जो है, एक मिनट हम इसको हटा देते हैं। संस्कृति मुख्यतः एक तरह से मानवीय गुणों का विकास होता है, ठीक है, जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी इसे हस्तांतरित पाते हैं। सर्वप्रथम ईवी टॉयलर ने संस्कृति पर एक अध्ययन किया, जिन्होंने संस्कृति और सभ्यता को लगभग समान माना है। इनके अनुसार वह जटिल समग्रता है, संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें समाज का एक सदस्य होने के नाते अर्जित ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथाएं व अन्य क्षमताएं एवं आदतें समाहित होती है। ये ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने सभ्यता को संस्कृति का ही मिला जुला रूप माना है। आगे देखते हैं संस्कृति की परिभाषाएं। संस्कृति को विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। उनमें से हम मुख्यतः 4 परिभाषाओं को ले रहे हैं। किसी भी एग्जाम में अगर आप पेपर लिखते हैं, अगर आप 11th का भी पेपर लिखते हैं, तो कम से कम 2 से 3 परिभाषाएं देना उचित होता है। अगर आप इस तरह से लिखेंगे संस्कृति को परिभाषा के साथ, तो आपके अच्छे अंक आएंगे। मेलिनोवस्की व्यक्तियों की आवश्यकताओं अथवा उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले व्यवहारों की सामान्य व्यवस्था को संस्कृति मानते हैं। मेलिनोवस्की जो है संस्कृति को एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता मानते हैं। उनके अनुसार यह जो संस्कृति हमारी होती है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। बोगार्ट्स ने संस्कृति को एक समूह के विचार और एक कार्य करने की रीतियों को माना है। उनके अनुसार कोई विशेष समूह किस तरह से कार्य को करते हैं और क्या विचार करते हैं, वो हमारी संस्कृति है। आगे बढ़ते हैं। हर्स्कोविट्स एक ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग माना है। आप जब देखिए बहुत सारी परिभाषाएं होती है और बच्चों के लिए परिभाषाओं को फिर याद करना मुश्किल हो जाता है। एग्जाम में फिर आप सोचेंगे कि हम क्या परिभाषा पढ़े थे, क्या किसका था, वो एक ये कन्फ्यूजन हो जाएगा। अगर आप परिभाषा पढ़ते हैं तो उसको कीवर्ड्स के साथ याद रखिए। जैसे सबसे पहले हम लोग मेलिनोवस्की को देखें, तो उसमें हमारी आवश्यकताओं के और उसकी पूर्ति को हम लोग संस्कृति मान रहे हैं। यानी चूंकि ये एक फंक्शनलिस्ट थे, ये एक प्रकार्यात्मक समाजशास्त्र के अंतर्गत अपनी थॉट को रखते हैं। तो अगर आवश्यकताओं की पूर्ति को की बात की जा रही है संस्कृति के अंतर्गत, तो हम समझेंगे कि वो मेलिनोवस्की की परिभाषा है।
बोगार्ट्स में वे विचार और समूह पर वो ध्यान देते हैं, सोशल ग्रुप पर वो ध्यान देते हैं। और वहीं हम हर्स्कोविट्स, इन्होंने जब संस्कृति को परिभाषित किया है तो पर्यावरण को मुख्य केंद्र बिंदु माना है कि पर्यावरण के अकॉर्डिंग ही हमारी संस्कृति होती है। आप देखेंगे कि संस्कृति जो है वो सापेक्षिक होती है। विभिन्न क्षेत्रों में आपको संस्कृतियों में चेंज दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत हद तक पर्यावरण पर डिपेंड करता है। अगर हम किसी नदी वाले क्षेत्र में के की व्यवस्था को देखेंगे, वहाँ की संस्कृति को देखेंगे, तो हमें उसमें जो कुछ सांस्कृतिक तत्व दिखाई देंगे, जो सांस्कृतिक संकुल दिखाई देंगे, प्रतिमान दिखाई देंगे, वो हमारे मैदानी क्षेत्र की संस्कृति से थोड़ी अलग होगी। क्यों? क्योंकि संस्कृति जो भी हम सीखते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी रिचुअल्स, तो वो पर्यावरण पे बहुत ही हद तक डिपेंड करता है। बात करते हैं रॉल्फ विलिंगटन की। रॉल्फ विलिंगटन ने संस्कृति की ज्ञान धारणाएं एवं प्राकृतिक व्यवहार के प्रतिमानों का वह कुल योग माना है, जिससे सभी भागीदार होते हैं तथा जो हस्तांतरित होते हैं। इनके अनुसार, राल्फ विलिंगटन के अनुसार, कि संस्कृति जो है वह कुल योग है किसका? सांस्कृतिक ज्ञान का, धारणाओं का और हमारे प्राकृतिक व्यवहार को। तो एक थोड़ा-सा सिमिलरिटी हम लोग देख रहे हैं कि ये पर्यावरण को का मानव निर्मित भाग मानते हैं हर्स्कोविट्ज़, और राल्फ विलिंगटन भी प्रकृति को भी महत्व देते हैं संस्कृति में, लेकिन उनका है कि जो ज्ञान धारणाएँ हैं, वो कुल योग का, वो जो उनका प्रतिमान है, उनका कुल योग संस्कृति है। ठीक है? अब जानते हैं संस्कृति की कुछ विशेषताएँ। हॉवेल के अनुसार सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का योग संस्कृति है। जो भी व्यवहार हम सीखते हैं, उसके जो प्रतिमानों का योग है, वह संस्कृति है। संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, वह परिवर्तनशील होती है। समय के अनुसार संस्कृति में परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट ये नहीं होता है। कोई भी संस्कृति है जो वो वर्षों, हजारों साल, सैकड़ों साल तक उसी अवस्था में नहीं रहती है। समय के साथ उसमें परिवर्तन होता है। इसलिए हम मान सकते हैं कि संस्कृति जो है वो समय सापेक्ष होती है। संस्कृति मानव की सामाजिक विरासत है एवं सदस्य अनुकूलित होने तथा सीखने के लिए बाध्य होते हैं। संस्कृति जो है वो हमारी विरासत है, हमें पीढ़ियों से, हमें हमारे पूर्वजों से मिलती है, और यही चीज़ हम अपने बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं, अपने नेक्स्ट जनरेशन को प्रैक्टिस कराते हैं, और वही संस्कृति फिर हस्तांतरित होके अगली जनरेशन तक जाती है। संस्कृति अधिवैयक्तिक और अधिजैविक होती है। संस्कृति निर्जाति केंद्रवाद बनाती है। निर्जाति केंद्रवाद की अवधारणा जो है वो समनर के द्वारा दी गई थी। निर्जाति केंद्रवाद का मतलब होता है एक एथनिक ग्रुप को, अपने एथनिक ग्रुप को सर्वश्रेष्ठ मानना। उसका मतलब होता है निर्जाति केंद्रवाद। मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी संस्कृति, अगर 3-4 संस्कृति अगर है, तो जो जिस संस्कृति से बिलोंग करते हैं वो अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानते हैं। वही धारणा निर्जाति केंद्रवाद है, लेकिन सापेक्षिक होती है। हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं कि संस्कृति जो है समय सापेक्ष होती है और ये समय के साथ बदलती है। यह मानवीय आवश्यकताओं का साधन है। आवश्यकताओं की पूर्ति हम लोग पहले भी पढ़े पिछले स्लाइड में, कि जो फंक्शनलिस्ट होते हैं वो आवश्यकताओं की पूर्ति की बात करते हैं। तो कोई भी संस्कृति है, चाहे वो किसी भी समुदाय में, किसी भी क्षेत्र में पाई जाती हो, वह मानवीय आवश्यकताओं की ओवरऑल पूर्ति करती है। ओवरऑल उसका एक ही रहता है मोटो, कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो कौन-कौन सी हैं। कुल मुख्यतः 7 आवश्यकताएं मैलिनोवस्की ने मानवीय जीवन की बताई हैं, जो उसकी जो पूर्ति संस्कृति द्वारा की जाती है, वही हमारी संस्कृति है। ठीक है? और ये मानवीय आवश्यकताओं का साधन है, मतलब जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है वो कौन करती है? संस्कृति करती है। संस्कृति के थ्रू हम लोग इसको फुलफिल करते हैं। अब देखते हैं संस्कृति के प्रकार। ऑकबर्न ने सोशल चेंज में 1922 में संस्कृति के 2 भाग बताए हैं। एक भौतिक संस्कृति और दूसरी अभौतिक संस्कृति। इसे हम यह भी कह सकते हैं कि संस्कृति के 2 प्रकार होते हैं, एक भौतिक और एक अभौतिक। अगर हम भौतिक संस्कृति की बात करें, यह सभ्यता है। जो भी हम देख पाते हैं, भौतिक संस्कृति के अंतर्गत हम जो चीज़ भी देख पाते हैं, वो भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आता है, जो सभ्यता भी कहलाती है। मैकाइवर ने इसे सभ्यता कहा है। जैसे अगर कभी हमारे घर में ऐसा कभी रहा अतीत में कि कभी हमारे पास कंप्यूटर नहीं था, लेकिन आज हम लोग कंप्यूटर के युग में जी रहे हैं। कभी हम लोग सोचे थे कि हाँ, चाँद पर जाएँगे, लेकिन आज हम लोग बहुत सारे ऐसे
ऐसी सभ्यताओं का, ऐसे भौतिक वस्तुओं का विकास हो चुका है जिससे हम लोग की चाँद तक की, दूसरे ग्रह तक की यात्रा कर पा रहे हैं। तो ये वो हम लोग जो देख पा रहे हैं, समाज का वो पार्ट जो हम लोग इस तरह का डेवलपमेंट को देख पा रहे हैं, वो सभ्यता के अंतर्गत आता है। और संस्कृति का एक दूसरा पक्ष होता है अभौतिक संस्कृति। वह पार्ट जो हम लोगों को डायरेक्ट हमारे टच में नहीं है, हम उसे देख नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो हमारा अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आता है। जैसे हमारे जो आस्था है, जो हम किसी चीज़ पे आस्था करते हैं या परलोक में विश्वास करते हैं, कि भगवान को मानते हैं कि हाँ, ये झूठ नहीं बोलना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, हमें इस तरह से सज़ा मिलेगा। तो ये चीज़ हमको दिखाई नहीं पड़ता है, बस हम एक मानते हैं कि हाँ, ये होता है, और वो ये हमारा संस्कृति का अभौतिक पक्ष है। अवन ने इस पुस्तक में एक ज़िक्र किया है कि अगर भौतिक संस्कृति का विकास बहुत तेज़ी से होता है, भौतिक संस्कृति की अपेक्षा अभौतिक संस्कृति का पिछड़ना सांस्कृतिक पिछड़ना कहलाता है। ये जो सांस्कृतिक पिछड़ापन है, ये कॉन्सेप्ट अकबर के द्वारा दिया गया है, और यह एक तरह से एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन बनते हैं कि यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई है और कब दी गई है, किस पुस्तक में दी गई है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृति के प्रकार को ही देखते हैं हम लोग, और आगे बढ़ते हुए रॉल्फ लिंटन की पुस्तक जो द स्टडी ऑफ मैन है, 1936 में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने इस पुस्तक में संस्कृति के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है सांस्कृतिक या सार्वभौम, दूसरा है सांस्कृतिक विकल्प, तीसरा है सांस्कृतिक विशिष्टताएं। आइए इनको जानते हैं कि ये क्या है। सांस्कृतिक सार्वभौम कोई भी ऐसी संस्कृति जो हमें हमें एक अच्छा इंसान बनाती है, या हम देखते हैं कि किसी भी संस्कृति में बड़ों का आदर करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। लगभग हर संस्कृति में इस तरह की जो विशेषताएं हैं वो पाई जाती है, जिसे हम लोग सांस्कृतिक सार्वभौम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं सांस्कृतिक विकल्प। सांस्कृतिक विकल्प मतलब हमारे पास, हम जब किसी संस्कृति को, विशेष संस्कृति को प्रैक्टिस करते हैं, मानते हैं, तो हमारे पास कुछ एक विकल्प होते हैं। जैसे हिंदू धर्म में महिलाओं के द्वारा सिंदूर का लगाना, गले में कुछ पहनना, हाथ में चूड़ा पहनना, या किसी और विशेष संस्कृति में बहुत कुछ पहना जाता है। तो इस तरह का जो विकल्प है वो सांस्कृतिक विकल्प के अंतर्गत आता है। इस तरह का विकल्प किसी विशेष समुदाय या संस्कृति में मिलता है। जैसे हिंदू धर्म में हम बताएं कि जैसे महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, तो ये पूरे विश्व में आपको ये और कहीं नहीं मिलेगा। ये भारतीय संस्कृति की एक विशेष विशेषता है, जो हम लोग सांस्कृतिक विकल्प के तहत जानते हैं। आगे है सांस्कृतिक विशेषताएं। हर संस्कृति की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं होती है। जैसे हिंदू धर्म की संस्कृति अलग है, मुस्लिम धर्म का या ईसाई धर्म का अलग है। तो वो जो प्रैक्टिस करते हैं अपने धर्म के अंतर्गत, उससे जो मानव जो भी बिलोंग करते हैं, रहते हैं, वो जिस चीज़ को मानते हैं वो सांस्कृतिक विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। संस्कृति के प्रकार में ही हम आगे बढ़ते हैं। पेट्रिन सोरोकिन, इन्होंने संस्कृति के 3 प्रकार बताए हैं। विचारात्मक या चेतनात्मक संस्कृति, जिसे हम अलौकिक या आध्यात्मिक कह सकते हैं। दूसरा है इंद्रियात्मक या भौतिकवादी संस्कृति, ये इहलोक में विश्वास करते हैं। और एक आदर्शात्मक संस्कृति होती है, जो दोनों का समन्वित रूप होता है। विचारात्मक या चेतनात्मक संस्कृति मतलब आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो विचार में बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं, या जैसे कि वो परलोक में विश्वास करते हैं कि अगर हम इस तरह अच्छे कर्म करेंगे तो हमें मरने के बाद हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, या हम दान पुण्य करेंगे। हिंदू धर्म में आप देखते होंगे कि दान पुण्य का बहुत महत्व है। क्यों? उसके पीछे कारण क्या है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस तरह का जो विचार के थ्रू हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो हमारा आध्यात्मिक और अलौकिक शक्ति में विश्वास करते हैं। तो ये हमारा विचारात्मक या चेतनात्मक संस्कृति कहलाती है, जो पेट्रिन सोरोकिन ने वर्गीकरण में बताया है। दूसरा है इंद्रियात्मक या भौतिकवादी संस्कृति। इसका मतलब, इसको अगर हम डिफाइन करेंगे या इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो हम जानेंगे कि बहुत ऐसे समुदाय हैं जो परलोक में विश्वास नहीं करते, वो इहलोक में विश्वास करते हैं कि जो है यही है, इसके आगे कुछ नहीं है। तो जैसे जीना है
इसी व्यवस्था में जीना है, हम लोगों को इस तरह से जीना है तो यही करेंगे। ऐसा नहीं कि मरने के बाद हमें ये हो जाएगा, वो स्वर्ग मिलेगा या फिर ऊपर किसी भी अलौकिक शक्ति में विश्वास नहीं करना। वो हमारा वर्गीकरण में भौतिकवादी संस्कृति आता है, ठीक है? अमेरिकन संस्कृति को हम लोग इसके अंतर्गत रख सकते हैं। और एक होती है आदर्शात्मक संस्कृति। आदर्शात्मक संस्कृति मीन्स एक आदर्श स्थिति, आइडियल टाइप, जो इन दोनों के बीच की अवस्था है। मीन्स अगर हम लोग देखें, दुनिया की कोई भी संस्कृति अगर है तो ये 2 संस्कृति हैं, ये अगर इंद्रिय परक है, अलौकिक है सॉरी, और ये इलोक में परलोक वाला है, तो इसी दोनों के बीच में दुनिया की कोई भी संस्कृति इसी दोनों स्थिति के बीच में अपने आप को रखती है, और यही जो अवस्था है ये संस्कृति का आदर्शात्मक अवस्था है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृति के पक्ष। संस्कृति के मुख्यतः 2 पक्ष होते हैं। एक आंतरिक पक्ष जिसे हम लोग इथॉस कह सकते हैं। एक आंतरिक पक्ष होता है इथॉस, और एक होता है बाह्य पक्ष, इसको हम लोग ईडोस कहते हैं। कभी कभी संस्कृति में परिवर्तन किसी विशेष ज्ञान के प्रादुर्भाव के कारण होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हैं। जब किसी संस्कृति में किसी विशेष कार्य के पीछे आंतरिक कारण होते हैं जो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, वह आंतरिक पक्ष या इथोस कहलाते हैं। जैसे अभी हम उदाहरण दिए कि हिंदू धर्म में दान पुण्य का बहुत महत्व है, तो अगर हम इस संस्कृति को प्रैक्टिस करते हैं तो यह जो हम दान पुण्य कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होगी या मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ये जो जीवन मरण का जो सर्कल है ये खत्म हो जाएगा। तो इस विश्वास के साथ जब हम दान पुण्य करते हैं तो वो जो आंतरिक पक्ष है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, जीवन मरण के चक्र से हमें मुक्ति मिल जाएगी, तो वह जो आंतरिक पक्ष है वो इथोस कहला रहा है। और जो हम कर रहे हैं दान पुण्य, जिसको हम देख पा रहे हैं, वो इडोस है। संस्कृति वही है कि दान पुण्य करना है, तो दान पुण्य हम जो भी कर रहे हैं वो हमारा बाहरी पक्ष जो हम देख पा रहे हैं कि हम क्या दान दिए, वो इथोस है। और जो जिस कारण से जो हमारे अंदर एक उत्प्रेरणा का कार्य कर रहे हैं वो इथोस है। संस्कृति के और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।